हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसको हमने इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जो कि आपकी डेट क्या है एग्ज़ाम की होने की 12 अक्टूबर। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा हम हमारी जो सीरीज़ से हम फिर से उसको कंटिन्यू कर देंगे। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पर फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हमने पॉलिटी के साथ साथ हमने हिस्ट्री में हमने एंशिएंट और एंशिएंट के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है, और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है। उसके बाद में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे जैसे ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। और हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की सीरीज़ भी साथ में चल रही है, और आपकी साइंस में जो है बायो की सीरीज़ चल रही है, क्योंकि साइंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो से पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम बायो कराएंगे उसके बाद में हम फिजिक्स या केमिस्ट्री को छोड़ देंगे। जैसे ही बायो आपका कंप्लीट होता है हम उसके बाद में फिजिक्स क्लास और फिर जो है केमिस्ट्री क्लास को कंप्लीट कराएंगे। अभी क्या चल रहा है, संविधान के पॉलिटी जो हमने स्टार्ट किया था उसको हम देखेंगे। इसके अभी तक सेवन पार्ट इसके हो चुके हैं। आज का हम देखेंगे जो है ये है कि ये क्या क्लास नंबर 8 है। जिसने इसके पहली क्लास को नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। चैप्टर क्या है, नागरिकता। इसके संबंधी जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया था। तो कब पारित किया था, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। इससे संबंधित जो 11 दिसंबर की जो डेट है उससे अगर आप जो है हमारी इसके पहले की जो सीरीज़ जो आप लोगों ने देखी होगी तो आपको याद आ रहा होगा कि 11 दिसंबर की जो है डेट किस लिए इम्पोर्टेंट है। हमने क्या देखा था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में तो उस टाइम जो संविधान सभा के जो मतलब जो अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो उस टाइम के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे। उनको जो है पहली जो संविधान सभा की जो बैठक हुई तो उसमें उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये फैक्ट जो है ये 11 दिसंबर की डेट से हमें याद है, इसलिए हमने सोचा आपको बता दें। जिसने नहीं देखा है, जिसने देखा होगा उसको याद आ रहा होगा, जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसके पहले की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। इसको हम देखेंगे, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया है। तो कब पारित किया है, 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा के द्वारा 9 दिसंबर 2019 को 11 लोकसभा में कब पारित किया गया, 9 दिसंबर 2019 को। और तथा जो है राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू होंगे। इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदायों जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे के बाहर नहीं है। कौन सा है, त्रिपुरा इसके अंतर्गत नहीं आता है। त्रिपुरा जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में ILP जो मतलब इनर लाइन जो परमिट है व्यवस्था लागू है, अर्थात यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जबकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, असम, त्रिपुरा के अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन कानून लागू होंगे, अर्थात ये पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। तो कौन सा भाग है, अभी हमने देखा था भाग है आपका जो है भाग 2 है। और हमने क्या देखा था, भाग 2 ये जो कौन सा आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 तक में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो कौन सक्षम है, संसद नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बना सकती है। भारतीय संविधान के
भारतीय संविधान में नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार भारतीय संसद को है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है: जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा। फिर से देखेंगे कौन कौन से जो है बातें दी गई हैं। भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है, अब आपका ये मैचिंग में ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है, तो ये 1955 का है। इसके अनुसार निम्नलिखित आधार हैं जिनके आधार पर नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है, वो हमने क्या देखा था, 2 है। अनुच्छेद कौन सा है, 5 से लेकर 11 में प्रावधान किया गया है। और अधिनियम कौन सा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न आधार बताए गए हैं जिनके माध्यम से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। तो कौन कौन से आधार है, पहला क्या है, जन्म से, वंश परंपरा के द्वारा, तीसरा क्या है, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा या भूमि के विस्तार के द्वारा नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद हमने क्या देखा था, भाग जो है 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। और नागरिकता संबंधी जो अधिनियम कौन सा था, 1955 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। तो इसके अंतर्गत क्या है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। कौन सा प्रावधान सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था दी गई है और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था दी गई है और भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो इसमें क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत के जो संविधान में जो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था दी गई है तो वह किस पे जो है कहाँ से जो है बेस्ड है, तो भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ब्रिटेन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्या है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब वह नागरिकता खो देगा। दूसरा क्या है, वह स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पे जो है आपकी नागरिकता नहीं खोएगी। सरकार की आलोचना करने पे भी नागरिकता नहीं खोएगी। पहला और दूसरा इसके अंतर्गत आता है। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता का स्वयं त्याग करने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को अर्जित कर लेने, भारत सरकार के द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। दूसरा क्या है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं। चौथा क्या है, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिनके पितामह या पितामही मातामह या मातामही संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिक थे। तो इसके अंतर्गत सी इसके अंतर्गत नहीं आता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है। नेक्स्ट क्या है, मूल अधिकार। इसको हम देखेंगे एक एक करके। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है। हमने क्या बताया था, हमने जब बात करी थी आर्टिकल जो है आर्टिकल 35 और आर्टिकल 226 की, इसमें ये जो है हमने बात कब करी थी, क्योंकि मूल अधिकार तो हम अब देख रहे हैं तो हमने बात इसके पहले ही जो है एक फैक्ट देखा था, तो उसके थ्रू उसके संदर्भ में जो हमने एक बात करी थी कि जो आपका अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सकते हैं। इसमें क्या था, याचिका हमने ये भी बात बताई थी कि याचिका जो है कितनी प्रकार की होती है, याचिका 5 प्रकार की होती हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन सी याचिका आती हैं ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देखिए डायरेक्ट पूछा गया है। अगर आपको 5 प्रकार की याचिका के नाम नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार प्रक्षा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और क्या है, परमादेश है। ये 5 प्रकार की रिट
बताई गई हैं। तो हम क्या देखेंगे, अभी हमने जो बात करी कि 5 रिट होती हैं, तो इसके अंतर्गत प्रतिषेध भी आता है, अधिकारपेक्षा भी आता है, परमादेश भी है, निषेधाज्ञा नहीं आती है। निषेधाज्ञा याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख 32 से 35 के अंतर्गत किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को दिया गया, जो कि अभी हमने बताया। संविधान की निम्नलिखित याचिकाओं का उल्लेख कौन कौन सी, जो संविधान में कौन सी याचिकाएं दी गई हैं, अभी हमने इसकी बात करी थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और क्या है, अधिकारपेक्षा। फिर से एक बार देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और क्या है, अधिकारपेक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ये संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके पहले वाली जो जितने भी जो है वीडियो इसके पहले के हैं, आप उसको जाके देखेंगे तो आप लोगों को ये सारे जो है फैक्ट क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने उसमें सारे जो है आर्टिकल के बारे में बताया था कि किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 368 में क्या पूछा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा है कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता है। तो कौन सा मामला है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया है कि सरकार संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 केवल तभी तक कर सकती है जब तक कि वह उसके मूल ढांचे की क्षति नहीं पहुंचाए। जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मुकदमा है उसमें यह कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदल सकती है। इससे संबंधित एक फैक्ट हमें याद आ रहा है, जो कि हमने केशवानंद भारती 1973 का जो 1973 का ईयर देखा, हमने वहाँ पे जो इसके पहले वाली क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था, हमने बात करी थी कि प्रस्तावना को हमारी जो प्रस्तावना है, मतलब जो प्रियम्बल है, उसको संविधान का भाग माना जा रहा है, नहीं माना। उससे संबंध में जो है जो विभिन्न जो केस आए हैं, तो उसको हमने क्या देखा था, एक जो है ट्रिक के माध्यम से जी के, इसको हमने इस ट्रिक के माध्यम से देखा था। इसमें हमने क्या देखा था, बी से क्या था, बी से आपका बेरूबेरी का केस था। उसमें था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। तो ये किससे संबंधित है? इसका जो ईयर था वो क्या था, 1960। फिर जो एस था, एस संबंधित है सज्जन सिंह का जो केस था वो क्या था, 1965। फिर क्या था, जी से है गोलकनाथ का केस क्या था, 1967। इसमें कितना, 5 साल का अंतर, इसमें 2 साल का अंतर है। फिर क्या था, आपका केस था केशवानंद भारती का केस, ये कब का था, 1973। तो इस तरह से आप फैक्ट को याद कर सकते हैं। उसमें उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसका क्रम बताइए। आपको जो है चारों केस दिए हुए थे और उसका ईयर पूछा गया था कि कौन सा जो है केस पहले आया, कौन सा उसके बाद आया, फिर कौन सा उसके बाद आया, ये आपसे क्रम पूछा गया था। तो हमें वो फैक्ट यहाँ पे याद आया इसके जो है 1973 के उससे, तो हमने इसको जो है फिर से एक बार बता दिया है आप लोगों को। आप ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए सारे फैक्ट्स को बहुत ईजिली वे में याद कर सकते हैं। हमने इसमें क्या देखा, इसको हम देखेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह कहा गया है कि सरकार संविधान में संशोधन केवल तभी कर सकती है जब तक कि वह उसके मूल ढांचे को मतलब तब संशोधन कर सकती है जो उसका जो मूल ढांचा है उसमें क्षति न पहुंचे। जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमे 1967 में, अभी हमने जो देखा, में यह कहा गया कि संसद मूल ढांचे के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदल सकती। केशवानंद भारती के मामले में कहा गया है कि संविधान में जो है संशोधन सरकार जो संविधान में संशोधन केवल तभी कर सकती है जबकि उसके मूल ढांचे को क्षति न पहुंचे। जबकि गोलकनाथ क्या कहते हैं, गोलकनाथ वाले जो है निर्णय में कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सामाजिक समानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है? यह सिद्ध होता है अस्पृश्यता के चलन से। भारत में सामाजिक असमानता है,
किससे पता चलता है? अस्पृश्यता जो छुआछूत वाली जो धारणा है उसके चलन से पता चलता है कि आज भी हमारे समाज में जो है भेदभाव देखा जा रहा है। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? कई ग्रामीण जाति के आधार पर समाज से अलग किए गए हैं तथा ऊंची जाति द्वारा खींची गई बंटवारे की रेखा पार नहीं कर सकते हैं। वे उन कुओं से पानी नहीं ले सकते हैं, उन दुकानों पर चाय नहीं पी सकते हैं जहां ऊंची जाति के लोग जाते हैं। भेदभाव, मजदूरी का विभाजन, गुलामी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से सीधा संबंध रखता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य पर संकट में गतिविधियों तथा निर्माण कार्य और रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों के शोषण से सीधा संबंध रखता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी फैक्ट्री में, खान में अथवा अन्य पर संकट में गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, लेकिन किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों के में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मामला जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आता है? अभी हमने क्या बात करी थी? आर्टिकल जो है 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट। मतलब इसमें जो हमने क्या बात करी थी कि जब जो है किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकता है? वह सुप्रीम को 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सकता है। याचिका हमने क्या देखा था कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और क्या है? उत्प्रेषण। आप इस तरह से जो एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए सारे फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों अधिकारता के अंतर्गत आते हैं? कौन सा है? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कौन सा नहीं आता है? अवसर की समानता सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो ये हम यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार के बारे में उपबंध कहाँ किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। दूसरा अगर पॉइंट पूछा जाता है नागरिकता के बारे में हमने कहाँ देखा था? नागरिकता आपका भाग 2 में था। और जो है राज्य का नीति देशकता तो मतलब डीपीएसपी जो है कहाँ पे था? वो था भाग 4 में। और मौलिक कर्तव्य कहाँ पे था? वो भाग 4 का जो है का जोड़ा गया है उसमें किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 42वां संविधान संशोधन को हम और किस रूप में जानते हैं? इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। फिर हमारे जो 10 जो मूल कर्तव्य थे उसमें क्या किया गया? 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। जिसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और अब जब हम 2002 की बात करते हैं तो 2002 जो है किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? 2002 को जो है जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अब जैव विविधता अधिनियम आपने जाना तो आप ये जानेंगे कि जैव विविधता जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 22 मई को। अगर 22 मई की बात करते हैं तो आप एक मंथ और पहले चले आएंगे तो आप 22 अप्रैल को जो है क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। तो इस तरह से जो है आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए सारे फैक्ट्स को बहुत ही ईजिली याद कर सकते हैं और भूलेगा भी नहीं। और ना ही जो है इसको पढ़ने में बर्डन होगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ आप इसको याद करेंगे तो सारे फैक्ट्स आपके याद भी हो जाएंगे, बोरियत भी नहीं लगेगी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में निहित अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब आप इसको याद रखिए कि 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 में जो निहित जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? वो केवल जो है भारत के जो नागरिक है उन्हीं को प्राप्त है। शेष अन्य जो अधिकार है वो भारत के नागरिक विदेशियों दोनों को प्राप्त है। मतलब 15, 16, 19, 29, 30 के जो अधिकार जो दिए गए हैं मौलिक अधिकार वो केवल जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो अधिकार और हैं अन्य जो शेष बचते हैं वो किसको प्राप्त है? नागरिकों और अन्य को जो है दोनों लोगों को प्राप्त है, विदेशियों को भी।
नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूत देने के लिए कोई भी निर्दिष्ट उपबंध नहीं है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) का काम में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में सम्मिलित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्रेत है किसी भी साधन के द्वारा जिसमें मुद्रण भी सम्मिलित है, केवल अपने विचार ही नहीं बल्कि दूसरों के विचार को अभिव्यक्त कराने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु का अधिकार नहीं है? शिशु में निहित जीने का अधिकार, शिशु को प्रॉपर्टी के स्वामित्व का अधिकार, शिशु को शिक्षा का अधिकार, शिशु को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। कौन सा इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? शिक्षा का अधिकार। शिशु क्योंकि ये जिस टाइम पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि प्रश्न काल में शिक्षा का अधिकार शिशु को प्राप्त उस टाइम पे नहीं प्राप्त था जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि वर्तमान समय में विकल्प जो दिए गए हैं उसमें शिशु को जो शिक्षा का अधिकार वो भी कब शामिल किया गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को 21 का 1 के तहत बच्चों के मूल अधिकार बना दिया गया। अभी हमने बात करी थी, एक आपका मौलिक कर्तव्य छोड़ा गया है और क्या है मौलिक कर्तव्य में दूसरा क्या है कि आपका जो है मूल अधिकार में भी 21 में जो है का के तहत क्या किया गया है, शिक्षा का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो जब आप बात करेंगे जब आपको जो है वो जो हमने पहले भी इसके पहले जो चार्ट में जो देखा था अगर आपको याद होगा तब आप इसको देख सकते हैं। उसमें क्या था, हमने 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल हैं इसके तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इसके सिवा जितने भी शेष अधिकार बचते हैं वो किसको है? भारत के नागरिकों और विदेशियों को दोनों को ही प्राप्त हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी आपने देखा कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है और जो आर्टिकल जो 19 है वो किसको प्राप्त है? वो केवल जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है, तो ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम इसको जो है पूरा चार्ट में देख लेते हैं कि इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत के सभी नागरिक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण देने और अपने अन्य व्यक्तियों के विचार के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। विधि की समझ समता 14, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 भारत के नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संविधान का अनुच्छेद 19(1) का जी भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। दूसरा क्या है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) का जी के तहत अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 19(1) जी में भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित करता है, अतः कथन ए सही है। कथन 1 जो है सही है। अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है, अर्थात राज्य युक्त आधारों पर इन पर निर्बंध लगा सकता है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम मैकडोवेल एंड कंपनी 1996 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मादक द्रव्यों के व्यवसाय हेतु मूल अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है, अतः कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा है? आर्टिकल जो है 21, आर्टिकल 21 जो है किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है। 20 का संबंध अपराधों के लिए दोस्ती के संबंध में संरक्षण से है। 22 का संबंध कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी से है। 26 का संबंध धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया समझौता कहा है? किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सुमेलित
नहीं है। इसमें क्या है, विधि के समझ समता आर्टिकल 14, इसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता अथवा विधियों के समान संरक्षण, विधि के समझ समता का प्रावधान लिया गया है आपका बी से, जो है कहाँ से, ब्रिटेन से, और ए हमने क्या देखा था, इसके शॉर्टकट से हमने देखा था, ए जो है कहाँ से, अमेरिका से। तो विधि के समझ समता आपका लिया गया है ब्रिटेन से, और विधियों के समान संरक्षण ए अमेरिका से लिया गया है। फिर क्या है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, ये क्या है, 16 है। अस्पृश्यता का अंत संबंधित है किसमें, जो है अस्पृश्यता का अंत संबंधित है 17 में। इससे संबंधित जो हमने और कौन सा जो है क्वेश्चन देखा था शिक्षा का अधिकार, जो है शिक्षा का अधिकार किसमें शामिल किया गया है, यह 21A में शामिल किया गया है। कब, 86वें संविधान संशोधन, 86वां जो संविधान संशोधन था किसके द्वारा, 2002 के द्वारा। ये ऐसे ही एक दूसरे से लिंक करते हुए आप सारे फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, कौन सा इसके अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका DPSP के अंतर्गत आता है, 39 का घ मतलब 39D के अंतर्गत इसको हम देखेंगे। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। ऐसा उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 का घ में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। जबकि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, कानून के समझ समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, 20 और 21 के अतिरिक्त कौन सा है, आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 के तहत जो है क्या बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। मतलब 20 और 21 को छोड़कर जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल जो है 359 के तहत मूल अधिकारों को के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, किंतु कौन इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा, 20 और 21 को छोड़कर करेंगे। मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत आपात के दौरान भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के प्रवर्तन का निलंबन का प्रावधान है, परंतु अनुच्छेद 20 अपराधों की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में निहित मूल अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बताया गया है कि अनुच्छेद 21 और 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है कि समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से क्या होगी, प्रशासित होगी। कथन है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। कारण क्या है कि समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रसारित होगी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 21 का अभी हमने देखा था, इसको कैसे जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया है। और 86वें संविधान संशोधन के और क्या जोड़ा गया है, इसे जो है फंडामेंटल ड्यूटी में भी 11वां जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित कथन क्या है, अस्पृश्यता और संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप, अस्पृश्यता जो है मतलब जो अनटचेबिलिटी है वो क्या है, वह संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। दूसरा क्या है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसके अंदर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, क्योंकि अस्पृश्यता के चलन के आधार पर धार्मिक स्वीकृति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
कारण है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो है जब इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं कथन और कारण से रिलेटेड, तो हम वहाँ पे किस बात का ध्यान देंगे? आप कथन किस से संबंधित जो फैक्ट दिया है उसको पढ़ेंगे और जो कारण से संबंधित जो फैक्ट दिया है दोनों को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये दोनों फैक्ट ही सही हैं, तो आप क्या देखेंगे, जो सेकंड जो राउंड होगा उसमें आप क्या देखेंगे कि जो कारण जो दिया हुआ है वो कथन जो कथन दिया है उसके बारे में जो उसी से रिलेटेड उससे कनेक्ट हो रहा है, इंटरलिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो उससे इंटरलिंक हो रहा है और दोनों फैक्ट सही हैं, तो आप क्या लगाएंगे? कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। किंतु अगर जो है मान लीजिए दोनों फैक्ट सही हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश के क्या है? वी कमांड। प्रतिषेध, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अधिकार परीक्षा, बाई हॉट अथॉरिटी, मतलब किस अधिकार से? आप जो किसी पद को धारण किए हो, आपका क्या राइट है कि आप उस पद को धारण किए हो। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि सशरीर जो है उसे जो है लाया जाए। तो ये हम जो है चूँकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसको आगे की जो क्लास है हम इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में लेके आएंगे आगे के क्वेश्चन। तो आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।